नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद अभय पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब हिंदी का व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छंद को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्या पढ़ेंगे, इसका एक कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे छंद क्या है, छंद के प्रकार। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छंद क्या होता है? छंद किसे कहते हैं? यदि कविता को एक निश्चित मात्रा, वर्ण, यति, गति छंद किसे कहा जाता है? छंद किसी कविता के निश्चित वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक के नियमों में बंधने वाली रचना पद्धति को ही छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? जब कोई कविता होती है, कोई पोयम होती है, उसके जो वर्ण होते हैं, वह मात्रा होती है, या उसका जो लय या गति होती है, उसके नियम जो होते हैं, उसी को ही छंद कहा जाता है। अगर सरल भाषा में समझना हो, जब कविता में मात्राओं या वर्णों की संख्या, उनके क्रम किसी निश्चित नियम के अनुसार रखे जाते हैं तो उसे छंद कहते हैं। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि छंद क्या है। वर्णों या मात्राओं की निश्चित संख्या तथा क्रम से युक्त काव्य रचना को ही छंद कहते हैं। छंद के प्रमुख अंग हैं। छंद के प्रमुख अंग होते हैं। पहला अंग होता है चरण। चरण क्या होता है? चरण होता है छंद के प्रत्येक व्यक्ति के भाग को ही चरण या पाद कहते हैं। अगर कोई छंद है, कोई लाइन है, तो उसके जो प्रत्येक भाग होते हैं, पाद होते हैं, उसी को चरण कहते हैं। दूसरा आता है, इसका अंग है वर्ण। वर्ण क्या होता है? छंद में प्रयुक्त होने वाला अक्षर। अगर कोई छंद में जैसे अक्षर लिखा है, तो अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। तीसरा प्रकार है मात्रा। मात्रा माने होता है किसी स्वर या उच्चारण में लगने वाले समय। किसी स्वर या उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा के रूप में समझा जाता है। यति क्या होती है? यति कविता के पढ़ते समय जहां हम रुकते हैं, उसे ही यति कहते हैं। यति मीन्स होता है ठहराव। जब कोई कविता पढ़ते हैं तो जहां पर ब्रेक होता है, जहां पर रुकना होता है, जहां पर ब्रेक होता है, वहां पर यति बोलते हैं उसको। उसके बाद आती है गति। कविता के पाठ की लय यानी जो स्पीड है, उसी को गति या प्रवाह को गति कहते हैं। फिर आता है तुक। चरणों के अंत में समान या मिलती जुलती ध्वनि का होना ही तुक कहलाता है। जब कोई तुकबंदी होती है, यानी जो मिलती जुलती ध्वनि होती है, तुक क्या है? तुक तुक होता है मिलती जुलती ध्वनि। मिलती जुलती ध्वनि को ही तुक कहा जाता है। अब देखते हैं मात्रा क्या होती है। मात्रा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मात्रा में इसकी गणना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मात्रा के मुख्य रूप में मात्रा होती है ह्रस्व स्वर। क्या होती है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती है। अगर कोई स्वर है, जैसे छोटा आ, बड़ी छोटी ई, छोटा ऊ, री। अगर छोटा आ है, छोटी ई है, ऊ है और री है, तो इसकी एक मात्रा होती है। इसे ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व माने छोटा, ह्रस्व एक मात्रा कहते हैं। अगर दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर, अगर दीर्घ स्वर है तो वहां पर दो मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? दो, टू। दीर्घ स्वर की दो मात्रा। दीर्घ स्वर में क्या कहा जाएगा? आ जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ। ये सब दीर्घ स्वर है। इसकी कितनी मात्रा है? दो। मात्रा गिनते समय हम केवल स्पेलिंग को देखकर नहीं, बल्कि उसके उच्चारण और छंद के नियम के अनुसार भी गणना करनी होती है। अब देखते हैं छंद के प्रकार। हिंदी व्याकरण में छंद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में छंद तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा आता है वार्णिक छंद और तीसरा होता है मुक्त छंद।
तो मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद जिस छंद में मात्राओं की संख्या का नियम का प्रधान होता है उसे ही मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है दोहा, सोरठा और चौपाई और रोला। ये सब एक मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद क्या है? जिसमें मात्रा प्रधान हो। मात्रिक छंद क्या होते हैं? मात्रिक छंद में मात्रा प्रधान होता है। मात्रिक छंद मात्रा प्रधान होता है। मात्रिक छंद के एग्जाम्पल कौन कौन से है? जैसे आता है दोहा, सोरठा, रोला। दोहा, सोरठा, रोला ये सब मात्रिक छंद के एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद क्या होता है? जिस छंद में वर्णों की संख्या या क्रम नहीं होता है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। जिसमें इंद्रव्रज, उपेंद्रव्रज, शिखरणी, मालिनी ये सब वार्णिक छंद हैं। फिर आता है तीसरा नंबर मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या होता है? जिस छंद में मात्रा और वर्णों का निश्चित बंधन नहीं होता उसे मुक्त छंद कहते हैं। इसमें कवि अपनी अभिव्यक्ति को अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करता है। मुक्त छंद क्या होता है? मुक्त छंद के छंद होते हैं जब जहां पर मात्रा और वर्णों का कोई बंधन नहीं होता। जब कोई बंधन नहीं रहेगा तो वहां पर मुक्त छंद होगा। बंधन नहीं होता है तो वह मुक्त छंद है। अब देखते हैं दोहा क्या होता है। दोहा जो होता है, दोहा में एक मात्रिक छंद है जिसमें कितने चरण और कितने मात्राएं होती हैं। तो दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। इसमें पहला और तीसरा यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। अर्थात हम सब कह सकते हैं कि दोहा में 13-11 और 13-11 यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो वह दोहा का एग्जाम्पल है। दोहा में विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? यानी 1 और 3। 1 और 3 में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। इसी तरह आता है सोरठा। सोरठा क्या है? सोरठा दोहा का भाई है यानी कि इसका उल्टा होता है। सोरठा में भी 4 चरण होते हैं लेकिन इसका जो क्रम है वो उल्टा रहता है। इसमें जो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे यानी सम चरण में दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं तो वो सोरठा कहा जाता है। दोहा में 13-11, सोरठा में 11-13 यानी दोहा जो है सोरठा का उल्टा क्रम है। आता है चौपाई। अगला है चौपाई। चौपाई क्या है? चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें तो चौपाई में 16 मात्रा, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। 16 ऐसे 16 मात्राएं हर चरण में होती हैं। अगला है रोला। रोला क्या होता है? रोला भी एक मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा। 24 मात्रा को रोला कहा जाता है। इसके यति विन्यास से संबंधित केवल 24 मात्राएं नहीं, एग्जाम्पल को भी पहचानना जरूरी है। अब एक चार्ट के थ्रू समझते हैं किसमें कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा में हमने पढ़ा है कि 13-11 का कॉम्बिनेशन होता है। सोरठा में 11 और 13, चौपाई में 16-16 और रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। मात्रिक छंद में मात्रा वर्णित, वार्णिक छंद में वर्ण प्रधान होता है। वर्ण प्रधान
और मुक्त छंद में कोई प्रधान नहीं होता। अब कुछ मास्टर ट्रिक याद कर लेते हैं कि दोहा, दोहा में वही 13-11 का क्रम रहेगा, सोठा में 11-13 का क्रम रहेगा, चौपाई में 16 का क्रम रहता है, रोला में 24। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल MCQ देखते हैं। हमने पढ़ा कि छंद किसे कहते हैं। अगर सवाल है छंद किसे कहते हैं, तो छंद किसी निश्चित वर्ण या क्रम से युक्त काव्य रचना को ही छंद कहा जाता है। अगर कोई एकदम सिस्टमेटिक लिखा हुआ है काव्य या कोई रचना है तो उसको ही छंद कहते हैं। छंद का कौन सा अंग को ठहराव को दर्शाता है। छंद में भी पढ़ा कि ठहराव यानी जो ब्रेक होता है उसको बोलते हैं यति। ठहराव को ही यति कहा जाता है। दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। विषम यानी 1-3, 1-3 में कितनी मात्राएं होती है, तो पहला आता है 13-13 मात्राएं। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है, सम चरणों में 11 मात्राएं। सोठा की मात्राओं का क्रम क्या है, सोठा दोहा का उल्टा होता है यानी 11 और 13 का क्रम रहेगा। प्रत्येक चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई जहां है वहां पर 16 मात्रा। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। मात्राओं की संख्या के आधार पर पहचाना जाने वाला छंद क्या कहलाता है। मात्रा के अगर संख्या के आधार पर पहचानोगे तो उसे बोलते हैं मात्रिक छंद। वर्णों की संख्या और क्रम की प्रधानता में किस छंद की होती है, तो वर्ण अगर है तो वार्णिक छंद होगा वो। कविता में जा का जहां रुक कर पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे यति कहा जाता है। दोहा और सोठा में मुख्य क्या अंतर है। दोहा और सोठा दोनों मात्रिक छंद है, मेन अंतर होता है इनके क्रम में अंतर होता है। दोहा और सोठा में क्रम में अंतर होता है, उसमें 13-11 है, उसमें 11-13 है। आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि छंद क्या होता है, इसके प्रमुख अंग क्या क्या हैं। हमने मात्रिक और वार्णिक छंद को पढ़ा और उसके महत्वपूर्ण पार्ट जो दोहा सोठा में 11-13, चौपाई में 16 मात्राएं और रोला में 24 मात्राएं प्रतिचरण होती हैं। आज की क्लास में अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।